चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था डैम्प्ड ऑसिलेटर। एक छोटा सा रिकेप लेते हैं। रिकेप का मतलब संक्षिप्त विवरण हमने जो पढ़ा था। इससे पहले बात करते हैं फ्री ऑसिलेटर की क्या कंडीशन होती है। फ्री ऑसिलेटर का मतलब होता है मुक्त दोलन, जिसमें किसी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं है। फ्री ऑसिलेटर का मतलब होता है एक आइडियल कंडीशन, आदर्श स्थिति। अगर पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो परमानेंट इसी तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। इस कंडीशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो फ्री ऑसिलेटर के केस में एम्पलीट्यूड का मान हमेशा कांस्टेंट होगा। एम्पलीट्यूड के साथ साथ टाइम पीरियड भी कांस्टेंट। टाइम पीरियड कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। इसके साथ साथ ओमेगा या ओमेगा नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? यस। क्या टोटल एनर्जी चेंज होगी? नहीं, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। इसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब होता है इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कोई घर्षण बल कार्य करता है। अगर फ्लूइड के केस की बात करेंगे तो श्यान बल लगेगा, जिसको आप विस्कस फोर्स कहते हैं। इन फोर्सेस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और इसकी एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तीन रिलेशन आपके पास आएंगे, अभी से मेमोराइज कर लो। एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस आर टी। वेलोसिटी क्या आएगी? वी बराबर वी नोट ई की पावर माइनस टू आर टी। और एनर्जी का आंसर क्या आएगा? ई बराबर ई नोट ई की पावर माइनस टू आर टी। ये तीन कंडीशन आपके सामने होगी। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एनर्जी भी डिक्रीज होगी। जब अपन बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर की, तो डैम्प्ड ऑसिलेटर पर कितने फोर्स लगते हैं? दो फोर्स लगते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जिसका मान कितना होगा? माइनस के एक्स। एक लगेगा डैम्पिंग फोर्स, जो इसके आयाम को डिक्रीज करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मान कितना होगा? माइनस लेमडा इंटू वी। लेमडा को क्या कहते हैं? अवमंदन गुणांक। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी प्रति सेकंड। जब हमने इसको मैथमेटिकली सोल्व किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था? v बराबर वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी बाई एम। इसके बाद हमने डिफाइन किया था रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। और विश्रांति काल का रिलेशन क्या आया था? 2r इक्वल्स टू लेमडा बाई एम इक्वल्स टू 1/2। सबको याद है ना? 2r इक्वल्स टू लेमडा बाई एम इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, अवकलन समीकरण। बताएंगे क्या थी? d2 अक्स, डी स्क्वायर नहीं बोलते इसको, बोलते हैं d2 अक्स। और नीचे वाले को स्क्वायर बोलते हैं। d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अक्स बराबर कितना? 0। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो ये इक्वेशन बन जाती है डैम्प्ड ऑसिलेटर की। और अगर कोई फोर्स है तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी फोर्स ऑसिलेटर की, जिस पर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। इसका एक जनरल सॉल्यूशन माना था, और जनरल सॉल्यूशन क्या था? ई रेज टू पावर अल्फा टी। इस अल्फा टी को हम फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। और एक लंबी सी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी। जनरली आपको इस इक्वेशन को याद नहीं करना है, फिर भी आईआईटी जेम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम फाइंड आउट करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है। और ओवरऑल कितनी कंडीशन होगी? 3। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी? आर लेस देन ओमेगा नॉट, आर नियर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। इस कंडीशन में ऑसिलेटरी मोशन होगी, इस कंडीशन में ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी, और इस कंडीशन में भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। ऑसिलेटरी मोशन नहीं होने का मतलब डेड बीट मोशन। बीट का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है। इस कंडीशन को कहा जाता है डेड बीट मोशन, और इस कंडीशन को भी डेड बीट मोशन। तो साइड टाइटल डाल रखा होगा सबने, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ही कुछ है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r
dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका कोई जनरल सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू e रेज टू पावर अल्फा t, जहां अल्फा सम कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू e रेज टू पावर अल्फा t। अब हमें क्या चाहिए, dx by dt और डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट करो dx by dt कितना है, मैथमेटिक्स तो सबको आती है, अल्फा e रेज टू पावर अल्फा t, और डबल डेरिवेटिव कितना होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर e रेज टू पावर अल्फा t। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। सारी वैल्यूज यहां रख दो और चेक करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 2r अल्फा इंटू एक्स प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा x कॉमन, इक्वेशन बचेगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस मैथमेटिक्स को याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्यूशन में जरूर देखना होता है। चलिए, क्या x 0 होगा, x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी तो फिर स्टडी किसकी करेंगे, तो x का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर x 0 नहीं हो सकता है तो क्या 0 होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा का मान निकाल के बताओ कितना आ रहा है। द्विघात समीकरण और अल्फा का मान कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 2r प्लस माइनस 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, यही फॉर्मूला है। इस 4 को बाहर लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा का मान आना चाहिए माइनस r प्लस माइनस रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फा की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, अल्फा की दोनों वैल्यूज आपको यहां रखनी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे आप एसएचएम पढ़ते हो तो कोई बताएगा एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये तो होती है ना। और क्वेश्चन बनता है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू वहां रख देंगे तो आपको डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो लिखेंगे, अतः डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू रख दो और x का मान कोई कांस्टेंट a, भाई उसका जनरल सॉल्यूशन है e रेज टू पावर माइनस r प्लस ओवर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस कांस्टेंट b e रेज टू पावर माइनस r माइनस ओवर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। इतनी बड़ी इक्वेशन ये डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। याद नहीं करना है, फिर भी एक बार जरूर देख लेंगे तो याद रह जाती है, ऐसा नहीं है कि हमारे याद ही नहीं होगा। ओवरऑल आपको यहां से 3 कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। एक बार ये क्वेश्चन जेम में पूछा है, यहां से हमारे पास 3 रिजल्ट होंगे। इतना लिखने के बाद नोटबुक को बंद करेंगे और बोर्ड पे फोकस करेंगे कि वो 3 रिजल्ट कौन से होंगे, 3 कंडीशन कौन सी होगी, और उसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। आंसर को याद कर लेंगे, x इक्वल्स टू समथिंग, इतना फेमस आंसर है नहीं।
चलिए यहीं से डिफाइन करते हैं ओवरऑल 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को कहते हैं लो डैम्पिंग केस। लो डैम्पिंग केस हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे न्यून अवमंदन की स्थिति। न्यून अवमंदन की स्थिति बताएंगे। लो डैम्पिंग केस का मतलब क्या? R इज लेस देन ओमेगा नॉट। R किसको डिफाइन करता है? डैम्पिंग को। डैम्पिंग का मान बहुत कम है, व्हाट इट मींस R इज लेस देन ओमेगा नॉट। जब हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते हैं और यहां से यदि आप सॉल्यूशन देखेंगे तो अक्स का आंसर कितना आएगा? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। लिखना कुछ नहीं है। अच्छा, सभी एसएचएम की इक्वेशन जानते हैं। एसएचएम की इक्वेशन में साइन के साथ जो मल्टीप्लाई हो के आता है उसी को तो आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1, जहां से हम न्यूमेरिकल लेंगे। एम्पलीट्यूड आयाम कितना होगा? ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड का मान लगातार कम होता जाएगा। व्हाट इट मींस एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल डीके। यही होगा ना? टाइम t बराबर 0 पर कितना होगा? मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड का मान लगातार कम होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल डीके करेगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अवमंदी दोलक की आवृत्ति, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। ओमेगा इक्वल्स टू ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, वहां पर इक्वेशन में आता है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और जब हम इस कॉन्सेप्ट के लिए मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कौन सा ज्यादा, ओमेगा की ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट मीन्स कौन सा कम? ओमेगा। इसका मतलब आपको यह भी ध्यान रखना है ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, पी/क्यू। आपको प्रैक्टिस शीट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अवमंदी दोलक का आवर्तकाल, डैम्प्ड ऑसिलेटर का टाइम पीरियड। अवमंदी दोलक का आवर्तकाल कैलकुलेट करेंगे कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। बताएंगे t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा का मान कितना आएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है सारी बातें? अच्छा, ध्यान देंगे, फ्री ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना है? टी नॉट। अवमंदी का कितना है? t। तो t ज्यादा होगा कि टी नॉट? ऑब्वियसली टी ज्यादा होगा। ध्यान से दोबारा सुनेंगे। ओमेगा लेस देन है ओमेगा नॉट, यहां समझो। ओमेगा लेस देन क्या है? ओमेगा नॉट। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, लेस देन 2 पाई अपॉन टी नॉट। 2 पाई से 2 पाई मर गया, तो 1 बाई टी लेस देन 1 बाई टी नॉट। अपोजिट करेंगे तो टी ग्रेटर देन, मीन्स जैसे ही डंपिंग स्टार्ट होती है तो टाइम पीरियड तो बढ़ जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। सो व्हाट वी कैन से, टी ग्रेटर देन टी नॉट। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लो डैम्पिंग के केस में ऑसिलेटरी मोशन होती है? क्या ऑसिलेटरी मोशन होगी? यस। क्या एसएचएम होगी? सुशीला, एसएचएम नहीं होगी। एसएचएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। एसएचएम में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसको कहते हैं एसएचएम। लेकिन डैम्पिंग के केस में कभी भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो इस तरह का ग्राफिकल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। मींस यहां पर एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता जाएगा। सो ये एसएचएम नहीं होती है। ऑसिलेटरी मोशन है बट एसएचएम नहीं है। तो इसी तरह से हम 3 केस करेंगे। तो केस नंबर 1 लगाएंगे, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट का टाइटल डालेंगे लो डैम्पिंग केस। केस नंबर 1,
केस फर्स्ट, लो डैम्पिंग केस, आर लेस देन ओमेगा नॉट, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां पर अक्स वर्सेस टी के बीच का ग्राफ देखेंगे, अक्स वर्सेस टी। इस तरह का ग्राफिकल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा और इसी प्रकार की मोशन को कहा जाता है डैम्प्ड मोशन। हम कभी भी फिजिक्स में नहीं चाहते कि एम्पलीट्यूड कम हो। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब होता है सेटअप की पावर लॉस हो रही है। एम्पलीट्यूड जितना कम होगा इसका मतलब सेटअप की परफॉर्मेंस उतनी ही बेकार है, उसको बैड परफॉर्मेंस कहा जाता है। पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इस पर भी हम न्यूमेरिकल लेंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल लेंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल लेंगे। 3 पॉइंट आपके सामने, तीनों पर न्यूमेरिकल देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इस ग्राफ के नीचे लिख देना। इस स्थिति में या कहीं भी जगह मिले, इस स्थिति में ऑसिलेटरी मोशन है, दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन है बट एसएचएम नहीं है। कल भी लिखी थी यही बात, बट एसएचएम नहीं है ये। ऑसिलेटरी मोशन है बट एसएचएम नहीं है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है। पॉइंट नंबर जो 3 आपको दिखाई दे रहा है उसके ओवरऑल 3 रिलेशन बनते हैं, बनते तो 4 हैं, चौथा आगे पढ़ाएंगे, अभी 3 रिलेशन पढ़ेंगे। पहला रिलेशन t बराबर 2 पाई रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दूसरा रिलेशन चाहे आप यहां से निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो, दोनों ही कंडीशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। छाप लिया होगा सबने। चलिए थोड़ा सा टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, अभी केस नंबर 1 ही चल रहा है। हमने कल इस पॉइंट पर डिस्कस किया था 2r इक्वल्स टू कितना, लैम्डा बाई एम इक्वल्स टू 1/2, याद है सबको। तो यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करके वहां रख दो, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा अपॉन 2m, व्हाट इट मींस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन और देखो, t इक्वल्स टू 2 पाई ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, अगर r की वैल्यू हम टो के फॉर्मेट में निकालेंगे तो r इक्वल्स टू कितना होगा 1/2 टो, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 टो स्क्वायर। चेक करेंगे सबकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। r की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2m वहां उठा के रखना है, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। r की वैल्यू यहां से रखेंगे 1/2 टो, तो आंसर कितना आएगा 1/4 टो स्क्वायर। आरयू एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आरयू एंट्रेंस एग्जाम समझते होंगे शायद। आरयू मीन्स राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी मास्टर ऑफ साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसका क्वेश्चन है ये, जहां पर टाइम पीरियड को पूछा गया है लैम्डा और एम के फॉर्मेट में। ओवरऑल 3 कंडीशन बनती है।
स्पेशली तो आपको यही ध्यान रखना है, t इक्वल्स टू 2 पाई ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सबसे फेमस कंडीशन नंबर 1 ही है। अब बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन सा है? क्रांतिक अवमंदन, क्रिटिकल डैम्पिंग। केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। मींस इस कंडीशन में आर का मान लगभग ओमेगा नॉट के बराबर होगा। क्रिटिकल डैम्पिंग केस लिखेंगे नहीं, केवल बोर्ड पे देखेंगे। क्रांतिक अवमंदन की स्थिति, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति, क्रिटिकल डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या? आर इज नियर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। एग्जैक्टली बराबर नहीं है, नियरली। इसका मतलब आर और ओमेगा नॉट का डिफरेंस बहुत छोटा है, बहुत माइनर डिफरेंस है। और जब हम इस माइनर डिफरेंस को कंसीडर करते हैं और उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं और मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है e raised to power माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। सारी मैथमेटिक्स को स्किप किया है, जहां P एंड Q बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है। जब हम उस मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा e raised to power माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। चलिए अब इसका ग्राफिकल सिनेरियो देखते हैं, लिखना कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। टाइम t बराबर 0 रखो तो p, टाइम t बराबर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? p। p मीन सम कांस्टेंट वैल्यू, मान लेते हैं ये p है। डन। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, स्मॉल टाइम के लिए ये टर्म डोमिनेंट होता है और लार्ज टाइम के लिए ये टर्म डोमिनेंट होता है। मींस जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है और सडनली एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो जाता है? 0। लिखना कुछ नहीं है। इस ग्राफिकल सिनेरियो का मतलब समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है p और ये जो स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है, दिस इज बिकॉज ऑफ p प्लस क्यू टी। समझ पा रहे हैं? मीन्स स्मॉल टाइम के लिए ये टर्म डोमिनेंट होता है, इसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद राइज आना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। और वो डिक्रीमेंट किसकी वजह से? e raised to power माइनस आर टी। इनिशियली राइज करती है, इंक्रीज करती है, उसके बाद ड्रॉप आना स्टार्ट होता है और वो ड्रॉप किसकी वजह से? e raised to power माइनस आर टी की वजह से। अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो आप कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन है। सोच के बताइए, क्या यहां पर ऑसिलेटरी मोशन है? मींस क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसका मतलब हम कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है। मींस मोशन डेड हो चुकी है, इसको कहते हैं डेड बीट मोशन। डेड बीट मोशन मींस यहां पर किसी प्रकार की कोई दोलन गति नहीं है, मींस डेड बीट मोशन। टाइटल डालेंगे केस नंबर 2, कॉपी पेस्ट करेंगे, आंसर याद रखेंगे। इस कंडीशन में डेड बीट मोशन होती है। केस नंबर 2, ग्राफ बनाने के बाद रिजल्ट लिखेंगे। इस स्थिति में ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति नहीं होती है, दोलन गति नहीं होती है। इस स्थिति को डेड बीट मोशन कहते हैं, डेड बीट मोशन, डेड बीट मोशन कहते हैं। हिंदी में ऐसे कुछ लिखते हैं इसको, रुद्धोल गति, गति अवरुद्ध हो चुकी है, डेड बीट मोशन। कंडीशन नंबर 1 में ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में डेड बीट मोशन होती है, किसी प्रकार की कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब अगर क्रिटिकल केस में ही डेड बीट मोशन है तो ओवर डैम्पिंग केस में भी डेड बीट मोशन होगी।
केस नंबर 1, 2, 3 और तीनों के आंसर याद होने चाहिए, तीनों का ग्राफ भी याद होना चाहिए। केस नंबर 1, 2 एंड 3। इसका मतलब डैम्पिंग लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले लो डैम्पिंग, उसके बाद क्रिटिकल केस और अब ओवर डैम्पिंग। केस नंबर 3। केस नंबर 3, ओवर डैम्पिंग केस। ओवर डैम्पिंग केस या फिर हाई डैम्पिंग केस। हाई डैम्पिंग केस मींस डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अति अवमंदन की स्थिति, अति अवमंदन की स्थिति। इसका मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, मींस आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मरकरी जैसे फ्लूइड में। तो बताइए मरकरी में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है क्या? मैं आपने पार्टिकल को यहां से रिलीज किया, मरकरी है, मरकरी हाईली डेंस मटेरियल है, आपने पार्टिकल को यहां से रिलीज किया तो ऐसे मोशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, अवमंदन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स का मान बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती है, मींस यहां पर भी डेड बीट मोशन होगी। जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आता है x इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ, किसके फॉर्मेट में बताया था कल? हाइपरबोलिक फॉर्मेट। ध्यान देना, देखने में आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 मींस केस नंबर 1 और केस नंबर 3 को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो देखने में तो सेम सा लगेगा, बट एक्चुअल में सेम है नहीं। वहां पर साइनसोइडल फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, और यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, और हाइपरबोलिक फंक्शन कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होता है। मींस साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस साई। एंश्योर करेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि हाइपरबोलिक को जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो e की पावर x का टर्म होता है और e की पावर माइनस x भी होता है। ठीक है, मींस एक की वजह से वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी की वजह से वैल्यू डिक्रीज करती है, तो ये कभी भी ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं है। जब हम यहां पर ग्राफिकल सिनेरियो देखते हैं तो वो ग्राफिकल सिनेरियो इसकी वजह से मिलता है, केवल इसकी वजह से। मींस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। भाई इसमें तो e की पावर माइनस टी और e की पावर प्लस टी है, सही है? तो वैल्यू एक बढ़ाएगा तो दूसरा डिक्रीज कर देगा। मींस डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? e की पावर माइनस आर टी। मीन्स जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफिकल सिनेरियो देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा। सोच के बताइए, क्या ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है, इसी को कहते हैं डेड बीट मोशन। ग्राफ याद करेंगे, लो डैम्पिंग केस में ये ग्राफ है, याद रह जाएगा। क्रिटिकल डैम्पिंग केस में ये ग्राफ है, इस कंडीशन में ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, और ओवर डैम्पिंग केस में ये ग्राफ है। तो हम डायग्राम बनाएंगे, टाइटल डालेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट, और लिखेंगे इसके नीचे यह ऑसिलेटरी फंक्शन, यह ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होता है। हाइपरबोलिक कभी भी ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होता है। इस स्थिति में दोलन गति, इस स्थिति में दोलन गति नहीं होती है, नहीं होती है। व्हाट इट मीन्स, डेड बीट मोशन होती है। डेड बीट मोशन कहते हैं, डेड बीट मोशन। तो जैसे आपको कोई पूछे कि डैम्पिंग के केस में ऑसिलेटरी मोशन हो रही है तो फिर वो लो डैम्पिंग केस होगा, ना तो क्रिटिकल डैम्पिंग केस होगा, ना ही ओवर डैम्पिंग केस होगा।
4-5 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा पॉइंट नोट करेंगे और उस नोट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, एक छोटा सा पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है। बताएंगे कोई रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, विश्रांति काल किसे कहते हैं? वह समय जिसके बाद वेलोसिटी 37% रह जाती है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सही है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम हम फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हम वेलोसिटी के लिए ही रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करें, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पे देखेंगे। अब आपने डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए दो कंडीशन देख ली है। डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए एक तो आपने एम्पलीट्यूड निकाला है, बताएंगे आयाम कितना आया था? ए बराबर ए नोट e की पावर माइनस आर टी। बताएंगे वेलोसिटी कितनी आई थी? v बराबर v नोट e की पावर माइनस 2 आर टी। बताएंगे एनर्जी कितनी आएगी? E बराबर ई नोट e की पावर माइनस 2 आर टी। ठीक है, उसके लिए हम रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करेंगे। अच्छा, पहले यहां समझो, ये वाली कंडीशन आपने पढ़ रखी है पहले। इफ 2r इक्वल्स टू 1/2, यही है। तो बताएंगे 1/2 का मतलब टाइम है, तो वेलोसिटी v बराबर v नॉट ई रेज टू पावर माइनस t/2। ठीक है, मीन्स यदि t बराबर टो, मीन्स टाइम किसके बराबर? रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो आंसर कितना आएगा? तो v बराबर v नॉट अपॉन ई, इसका मतलब 37% ऑफ v नॉट। क्लियर हो पा रहा है? ये कहानी हमने कल पढ़ ली थी। मीन्स रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? वह टाइम जिसके बाद वेलोसिटी घट के 37% रह जाती है या 63% डिक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। माइंड इट, एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया है तो हमें इसी रिलैक्सेशन टाइम को फॉलो करना होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये रिलैक्सेशन टाइम है किसका? वेलोसिटी का, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, यहां पहुंचो। अच्छा, यहां आंसर 37% निकालना है। आंसर कितना निकालना? 37%। मीन्स कोई भी क्वांटिटी जो अपने इनिशियल वैल्यू की 37% रह जाती है उसी टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें r बराबर 1/2 डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, अभी चेंज करेंगे हम, मैं एक बार आपके समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। a बराबर a नॉट ई रेज टू पावर माइनस t/2। सही है। अच्छा, यदि t बराबर टो, तो a बराबर कितना आएगा? a नॉट बाई ई, इसका मतलब 37% ऑफ a नॉट। इसको भी कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड मीन्स रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? वह निश्चित टाइम जिसके बाद कोई भी क्वांटिटी अपनी इनिशियल वैल्यू की 37% रह जाती है। लेकिन यहां पर रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा? 1/r। तो a बराबर कितना आएगा? 1/r। और वहां पर रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा? तो बराबर 1/2r। कौन सा ज्यादा है? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड कितना है? 1/r। और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी कितना है? 1/2r। सही है, मीन्स टो a बराबर 2 इंटू टो। चेक करेंगे सही है क्या? सही है। अपनी अपनी यूजी की बुक उठा के देखना, उसमें वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको ये इक्वेशन दिखेगी। एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम हमेशा वेलोसिटी के रिलैक्सेशन टाइम का डबल होता है। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, समटाइम्स आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एग्जामिनर ने अपनी तरफ से कुछ डिफाइन ही नहीं किया, कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम बताओ, तो फिर वहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि सर कौन सा रिलैक्सेशन टाइम बताएं। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है 2r इक्वल्स टू लैम्डा बाई m इक्वल्स टू 1/2।
जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाली है। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही तो डिफाइन किया था। तो फिर रिलैक्सेशन टाइम हमेशा आपको यहीं से बताना है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड आउट द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम का रिलैक्सेशन टाइम बताइए, तो आयाम का रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा 1/r। दोबारा सुनेंगे, वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम 1/2r, एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम 1/r। सर एग्जामिनर ने लिख के दिया रिलैक्सेशन टाइम बताइए और वहां कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो किसका बताना है, तो इक्वल्स टू 1/2r जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाला है। तो अब सोच के बताना, अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन आपको ये बता दूं तो कोई बताएगा एनर्जी का रिलैक्सेशन टाइम कितना आएगा 1/2r। समझ आ रहा है? एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम 1/r, वेलोसिटी का 1/2r और एनर्जी का भी 1/2r। तो नोट लगाएंगे, नोट। दो केस बनाएंगे, एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे जिसको हम सिंपल देंगे टो ए, और यहां पर वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम चाहें तो सिंबल दे सकते हैं टो वी, लेकिन देंगे टो। एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम, वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम लिखेंगे। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या है, ए बराबर ए नोट e की पावर माइनस आर टी। इफ टो इक्वल्स टू 1/r, तो एम्पलीट्यूड ए बराबर ए नोट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टो। A equals to A naught by E equals to 37% of A naught if T बराबर टो। मीन्स वो टाइम जिस पर एम्पलीट्यूड इनिशियल का 37% रह जाता है। इधर कैलकुलेट करके बता दो क्या आंसर आएगा। वेलोसिटी V बराबर V नॉट e की पावर -2rt इफ टो इक्वल्स टू 1/2r, तो इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू v नॉट e की पावर -t/2। और यहां पर भी आंसर v इक्वल्स टू v नॉट बाई ई आएगा, या 37% ऑफ v नॉट आएगा, और वो कब आएगा, इफ t बराबर टो। डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए। एक है आपके पास टो ए जिसका मान है 1/r, दूसरा है आपके पास टो जिसका मान है 1/2r। तो दोनों के बीच में रिलेशन याद करेंगे, टो ए इक्वल्स टू 2 टो, मस्ट बी रिमेंबर। एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम वेलोसिटी के रिलैक्सेशन टाइम का डबल होता है। एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम वेलोसिटी के रिलैक्सेशन टाइम का डबल होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे पूछेंगे आपको बल की v में समीकरण बताइए, m1 l1 t-2, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आता है, आप सभी ने पेपर देखा होगा, तो उसी स्टैंडर्ड से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड A0/2 होता है। क्या क्वेश्चन यहां तक समझ आ रहा है?
एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ए बराबर ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर टी, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन वी बराबर वी नोट ई रेज टू पावर माइनस टू आर टी। एम्पलीट्यूड की बात हो तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लगानी है, वेलोसिटी की बात हो तो वेलोसिटी की इक्वेशन लगानी है। टाइम का मान कितना, 2 सेकंड, करना नहीं है। अच्छा, 2 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड कितना रह जाता है, ए नोट बाई 2 रह जाता है, ठीक है। तो 8 सेकंड के बाद यह बात तो क्लियर है ना कि एम्पलीट्यूड लगातार कम होगा। तो 2 सेकंड के बाद कितना रह गया, आधा। तो 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड होगा, चलिए ऑप्शन नंबर 1 ए नोट बाई 2 ही रहेगा, ए नोट बाई 4 हो जाएगा, ए नोट बाई 16 हो जाएगा, ए नोट बाई 32 हो जाएगा। सोल्व करके लिखेंगे। अच्छा, 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना, यहां तक तो कर ही सकते हैं ना। इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, आधे क्वेश्चन से आर का मान निकाल लो और उस आर के मान को दूसरी स्टेप में यूज करो। ये 2 स्टेप क्वेश्चन है। सबसे पहले आधा क्वेश्चन पढ़ो और वहां से आर का मान निकाल दो, स्मॉल आर, और फिर उस स्मॉल आर को नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन में यूज करना है। ऑप्शन 1 2 3 4, एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का ही समय दे पाऊंगा। अगर आप 30 सेकंड में कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, मात्र 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड के समय में आपको क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले आप जानते हैं एम्पलीट्यूड, आप नोटबुक में करते जाएं। ए बराबर ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। सम गिवन इंफॉर्मेशन है, टाइम का मान 2 सेकंड दिया है, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड ए नोट बाई 2 दिया है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, रखेंगे। तो ए नोट बाई 2 इक्वल्स टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू आर। ए नोट से ए नोट कट गया, तो ई रेज टू पावर 2r बराबर 2। चेक कर लो, मैथमेटिक्स सबको आती है। यहाँ 1/2 बचेगा, ई रेज टू पावर माइनस 2r, उल्टा कर देंगे तो ऐसा होगा। अब बताओ r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे ना। मीन्स ln ऑफ ई रेज टू पावर 2r इक्वल्स टू ln ऑफ 2। मीन्स यहां से आपके पास आंसर आएगा 2r बराबर ln 2। मीन्स r का मान कितना, ln 2/2। चेक करेंगे। सही है यहां तक। अब चलो अगली स्टेप में चलो। अगली स्टेप में आपको कहा कि टाइम अगर 8 सेकंड है तो एम्पलीट्यूड बताइए। अब ध्यान दो, ए बराबर ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर टी, यही है ना। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। आप चाहें तो इसको नाम दे दें ए डेज, ठीक है, कोई फर्क इससे फिजिक्स पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ए इक्वल्स टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर इंटू टाइम कितना, 8। आप चाहें तो इसको नाम दे दें ए डेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ए डेज इक्वल्स टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर। बताइए आर की वैल्यू कितनी निकाली, ln 2/2 इंटू 8। ए डेज इक्वल्स टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस 4 ln 2। चेक करेंगे क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ए नोट ई रेज टू पावर माइनस ln 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, सही है। अच्छा, अगर हम इस माइनस को यहां से हटा दें तो इसको माइनस के साथ ही शिफ्ट कर देते हैं। सब जानते हैं ना भाई, अगर ऐसे लिखा है ln 2 की पावर माइनस 4 तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 ln 2 लिखा जा सकता है। इसी सिनेरियो को हमने फॉलो किया है। अब कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ए डेज इक्वल्स टू ए नोट 2 की पावर -4 बचेगा। मीन्स ए नोट अपॉन 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।
2 सेकंड पर एम्पलीट्यूड कितना था, A0/2। तो 8 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, A0/16। मींस कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड का मान कम होता जाएगा, ये बात निश्चित है। तो ये 2 स्टेप क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन यहां भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना, यहां भी क्वेश्चन खत्म हो सकता है, लेकिन ये 2 स्टेप क्वेश्चन था कि पहले आर का मान निकालो और इस आर की वैल्यू को यूज करो वहां पर। अब वो आईक्यू लेवल आप पर डिपेंड करेगा। समटाइम्स आप ऐसे कर देते हैं कि इसको चेंज कर देंगे log बेस 10 में, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जब भी आप एग्जाम में जाओ तो सारे क्वेश्चन सोल्व करके जाओ। अगर क्वेश्चन को बिना सोल्व करे जाएंगे तो यहां पर आप ln को चेंज कर देंगे 2.303 log बेस 10 और उसकी वैल्यू रख देंगे 0.3010, तो फिर वो आंसर कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बाकी पहले से आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डन। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट ओवर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, यस कि नो। अच्छा 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट तो टी नोट बन जाएगा पक्का। ओमेगा नोट बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी नोट, तो टी नोट का मान कितना, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। ठीक है, इस रूट को हटा देंगे तो पावर 1/2 है और ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 है। डैम्पिंग की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर डैम्पिंग ज्यादा है इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, बैड परफॉर्मेंस कहते हैं उसको। तो हम फिजिक्स में जब कभी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ऑलरेडी हम ये चाहते हैं कि डैम्पिंग की वैल्यू बहुत कम हो, मींस ये फैक्टर बहुत कम है। अगर ये फैक्टर बहुत कम है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, द्विपद पर में लगा सकते हैं। और द्विपद पर में कैसे लगाएंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाते हैं, 1 प्लस 1/2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इस बाइनोमियल थ्योरम को आपको यूज करना और आंसर निकालना है। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन सारी स्टेप मैंने आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है। डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए t माइनस टी नोट अपॉन टी नोट इंटू 100 के लिए 100 का सही संबंध है। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर समथिंग। अब आप जानो, आपका काम जाने क्या करना है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, स्टेप को फॉलो करना और ऐसे इक्वेशंस आपको बनानी है। ऑप्शन नंबर 1, 50% ऑफ आर बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर, 12.5% ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3, 50% ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4, 12.5% ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो भी आंसर है उसको याद करके आना। कल मैं आपको ये दोबारा पूछूंगा, यही क्वेश्चन आंसर याद करके आना है। पहले तो सोल्व करके दिखाओ और उसके बाद कल आओ तो इसका आंसर भी याद करके आना है। टी और टी नोट के बीच में रिलेशन निकालना है। टी का मतलब है डैम्पिंग केस में टाइम पीरियड और टी नोट का मतलब है
अनडेम्प्ड कंडीशन में टाइम पीरियड। तो टी की वैल्यू लिखो, उसको मैथमेटिकली सोल्व करो और इक्वेशंस को रीअरेंज करते हुए बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, और उस आंसर को आप स्पेशली मेमोराइज करेंगे। ऑप्शन 1 2 3 4। किसी का भी आंसर मैच कर जाए तो बताएंगे, लेकिन टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लॉक किया जाए, टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखेंगे। 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। लॉक किया जाए फर्स्ट को। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है। इसको हम रीअरेंज करते हुए ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। सो व्हाट वी कैन से, टी इक्वल्स टू टी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर -1/2। चेक करेंगे। सो t बाई टी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में। द्विपद पर में हम तब लगा सकते हैं जब ये फैक्टर बहुत कम होता है, और एक्चुअल में डैम्पिंग केस है, और डैम्पिंग में लो डैम्पिंग केस है ये तो। और लो डैम्पिंग होने का मतलब ये फैक्टर बहुत ही कम होता है, जिस वजह से हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो t बाई टी नॉट -1 इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, सही है। एलसीएम लेके सोल्व करो। t माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू ऑफ 100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ऑफ 100। तो कितना आंसर आएगा, 50% ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। चेक करेंगे आंसर। अच्छा, t माइनस टी नॉट में t ज्यादा है कि टी नॉट ज्यादा है? t ज्यादा है कि टी नॉट? t ज्यादा है, इसलिए एग्जामिनर पूछते हैं t माइनस टी नॉट। समटाइम्स ऐसे भी लिख देंगे, डेल्टा t अपॉन टी नॉट इंटू ऑफ 100 इक्वल्स टू 50% ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। कल ये आंसर आपके दिमाग में डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, t ग्रेटर देन है टी नॉट। इसीलिए डिफरेंस को डिफाइन करेंगे t माइनस टी नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही रहेगा। पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इमेजिन करेंगे आपके पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग लिखना कुछ नहीं है, वर्टिकल स्प्रिंग कहते हैं इसको, वर्टिकल स्प्रिंग। इस स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड है m, ठीक है, एक स्प्रिंग जिससे मास कनेक्टेड है m। लेट अस कंसीडर m का मान कितना है, 100 ग्राम। अच्छा, ध्यान से समझेंगे, मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, जैसे ही आप मास कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग खींचेगी, पक्का। उसको कहते हैं एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में विस्तार। और स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ, स्प्रिंग खींचेगी, कितना खींची, 10 सेंटीमीटर। समझ पा रहे? अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, वो किसकी वजह से, मास की वजह से। वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कितना, mg।
इस ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, स्प्रिंग में विस्तार उत्पन्न होगा। जब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, kx। सब जानते हैं स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx। अब बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ते हो। जब हम 11th स्टैंडर्ड की बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप मास कनेक्ट करते हैं और जैसे ही आप इस मास को रिलीज करते हैं, रिलीज करने का मतलब नीचे नहीं गिरा है, स्प्रिंग से मास कनेक्ट किया, मास को रिलीज किया, तो जैसे आप मास को रिलीज करेंगे तो ये मास एसएचएम करेगा। क्लियर है? सोच के बताइए क्या प्रैक्टिकली एसएचएम करेगा? सर प्रैक्टिकली तो इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। समझ पा रहे हैं? आइडियल कंडीशन होती है कि एसएचएम करता रहेगा परमानेंट, वो तो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक होता है। बट जब अपन बात करते हैं यूजी लेवल की, तो एक्चुअल में ये एसएचएम के स्थान पर डैम्प्ड मोशन होगी। ठीक है ना? डैम्प्ड मोशन मींस इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। पक्का समझ आ रहा है? मींस एग्जामिनर पूछा फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, और एक पॉइंट आपको और दिया कि ये जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस स्प्रिंग का रिलैक्सेशन टाइम 1 सेकेंड है। दोबारा देखेंगे, मास कितना दिया 100 ग्राम, केजी में चेंज कर लेंगे। एलोंगेशन कितना दिया 10 सेंटीमीटर। स्प्रिंग का रिलैक्सेशन टाइम कितना दिया 1 सेकेंड। एग्जामिनर ने कहा कि टाइम पीरियड बताइए डैम्पिंग मोशन का, तो आप कहेंगे 2 पाई अपॉन ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक पक्का ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप मुझे ये बता पाएंगे कि आर कहाँ से निकालेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आर कहाँ से निकालेंगे? 2r इक्वल्स टू 1/2 पढ़ाया था पीछे। यहां तक ठीक है? क्वेश्चन ये बनता है कि ओमेगा नोट कहां से निकालेंगे? ओमेगा नोट, अच्छा ध्यान देंगे, डाउनवर्ड mg है, अपवर्ड kx है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg बराबर क्या होगा kx। पक्का क्लियर है? क्योंकि मास नीचे करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और स्प्रिंग उसको ऊपर खींचेगी बिकॉज ऑफ kx। इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में mg बराबर kx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं k/m इक्वल्स टू g/x? g का मान लो 10 और k/m क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन लिखेंगे, इसको कहते हैं वर्टिकल स्प्रिंग। लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा वही लिखना है। क्वेश्चन, वर्टिकल स्प्रिंग से 100 ग्राम मास कनेक्ट करने पर स्प्रिंग में 10 सेंटीमीटर का विस्तार उत्पन्न होता है, एलोंगेशन। 10 सेंटीमीटर का विस्तार उत्पन्न होता है यदि स्प्रिंग का रिलैक्सेशन टाइम 1 सेकेंड हो तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड होगा, क्या आप सभी इस बात के लिए क्लियर हो कि डैम्पिंग मोशन होगी? ये बात क्लियर है कि इस तरह से स्प्रिंग मोशन करेगी, इसी को तो डैम्पिंग मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 पाई अपॉन रूट में 99। ऑप्शन नंबर 2 4 पाई अपॉन ऑफ रूट में 399। ऑप्शन नंबर 3 4 पाई 2 पाई अपॉन 99 4 पाई अपॉन 99 अपॉन ऑफ 399 एंड ऑप्शन नंबर 4 8 पाई अपॉन रूट में 31 और जी का मान लेना 10। पहले तो डायग्राम बनाइए। क्या डायग्राम बनेगा? फोर्स लगाओ। फॉर्मूला तो याद है ना टाइम पीरियड का, 2 पाई अपॉन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सबसे पहले डायग्राम बनाओ कि वर्टिकल स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है और उससे एक मास जोड़ो जिसका मान है 100 ग्राम।
ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके सामने। चार ऑप्शन कोई सा एक सही होगा, या पांचों अपनी तरफ से निकाल दो। एग्जाम में इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 40 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो उसको स्किप करना होता है, ठीक है ना। अब ऐसे भी नहीं है सर हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए, सारे स्किप करके आ गए। क्वेश्चन को स्ट्राइक करना है, 30 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल स्प्रिंग, मास कनेक्टेड है, डाउनवर्ड एम से एक्ट करेगी और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नो डाउट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में बैलेंस कंडीशन में हम कह सकते हैं एम जी इक्वल्स टू के एक्स, नो डाउट। सो के बाई एम इक्वल्स टू जी बाई एक्स, लेट मी चेक, के बाई एम इक्वल्स टू जी बाई एक्स, और ये क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो व्हाट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, जी का मान कितना है 10 और एक्स का मान कितना 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2, सही है। मींस यहां इसका आंसर कितना आएगा 100, सही है। यूनिट हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर का आंसर कितना आया 100। अच्छा आगे किसका मान चाहिए, आर का मान। सम गिवन इंफॉर्मेशन है, टो का मान है 1 सेकेंड, तो हम जानते हैं 2r इक्वल्स टू 1/2, तो r का मान कितना आएगा 1/2 इंटू 1, व्हाट इज r, r का मान आ जाएगा 1/2। मात्रक बताओ r का, r की यूनिट क्या होगी 1/सेकेंड, मीन्स सेकेंड इनवर्स। अब तो कुछ नहीं है, अब तो फॉर्मूला बचा है केवल, फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स को सोल्व कर दो, 2 ओवर रूट ऑफ, वैल्यू रखो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज कॉल 100, आर का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, एलसीएम लो तो कितना आएगा 400 माइनस 1 अपॉन 4, 4 का ओवर रूट 2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना 4 सो फाइनल आंसर 4 अपॉन रूट में 399 सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिजिक्स 100% सही है, वैसे तो कैलकुलेशन भी सही है। 4 अपॉन ऑफ रूट 399। नोटबुक को बंद करेंगे और बोर्ड पे फोकस करेंगे। बात करेंगे पावर लॉस क्या होता है और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे पावर लॉस क्या है, और पावर लॉस के बाद पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। क्वालिटी फैक्टर का मान जितना कम होता है एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी भी उतनी ही कम होती है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डैम्पिंग है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस बैड है, समझ पा रहे हैं। डैम्पिंग जितनी ज़्यादा है एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी सेटअप में एनर्जी लॉस ज़्यादा हो। डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, और एनर्जी लॉस ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस बैड मानी जाती है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट बेस्ट परफॉर्म करे, बेस्ट परफॉर्मेंस हो, इसके लिए आर का मान मिनिमम होना चाहिए। डैम्पिंग का मान जितना कम होगा एनर्जी का लॉस उतना ही कम होगा, और एनर्जी का लॉस जितना कम होता है एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी मानी जाती है।
चलिए 2 पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे, लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पे फोकस करना। हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ट्रिक से कैलकुलेट कर देता हूं इसको। कंपैरिजन टेबल, सबसे पहले आप मुझे आंसर बताएंगे फ्री ऑसिलेशन का। चलिए फ्री ऑसिलेशन की इक्वेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताइए क्या होगी। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया। ये होती नहीं है, ये तो एक कंडीशन होती है। एसएचएम की इन्फिनिटी इक्वेशन होती है जिसमें से एक इक्वेशन ही है। बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है जिसमें से एक इक्वेशन ही है, जहां ए क्या है, एम्पलीट्यूड। किस केस में, फ्री ऑसिलेशन के केस में। अच्छा, ओमेगा की जगह हम ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा नॉट इंटू टी। यहां से आपको कोई पूछे वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी कितनी होगी, a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट इंटू टी। यहां तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कैलकुलेट करना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टाइम, टाइम के फॉर्मेट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है। चलिए v की वैल्यू आपने निकाल ली, सो हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट इंटू टी। चेक करेंगे, सही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होती है। पक्का क्लियर है। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट नंबर 4 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसका एवरेज लेंगे, एवरेज ए के 1/2 कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ओमेगा नॉट कांस्टेंट, और एसएचएम पढ़ रहे हैं, फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। फ्री ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट। मींस एवरेज किसका आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। कोई बता पाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 1/2। एक टाइम पीरियड के लिए कितना होता है, 1/2। मींस इसका एवरेज होता है 1/2। सो आंसर कितना आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। सोच के बताइए, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये एग्जाम के क्वेश्चन से सारे हैं। मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 5 कोई बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, U इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक्स का मान कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल सही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। दोबारा सुनेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ साथ बदलती है। कैलकुलेट करेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी means average of U equals to 1/2 m omega naught square a square into 1/2। सही है। means average of potential energy is again called 1/4 m omega naught square a square। constant की variable constant। यहां तक ठीक है, सबका आंसर क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 6,
फ्री ऑसिलेशन यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7। अच्छा, कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मींस टोटल एनर्जी, इसी को हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वैसे बताना चाहेंगे टोटल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा अलग अलग होती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस सोलर एनर्जी प्लस विंड एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स व्हाट? सारी एनर्जीज का एडिशन। लेकिन जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स के केस में टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी है। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं तो आप समझेंगे वही टोटल एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू EK प्लस U। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी में ये टर्म कॉस स्क्वायर के साथ है, पोटेंशियल एनर्जी में ये टर्म साइन स्क्वायर के साथ है, ये टर्म कॉमन आएगा तो बताएंगे टोटल एनर्जी कितनी? हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, एवरेज टोटल एनर्जी, एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा, यहां से डायरेक्ट एवरेज ले लो, ठीक है, या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। सर टोटल एनर्जी का एवरेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। इसकी वैल्यू कितनी? 1/4 आप लिखेंगे वहां से। इसकी वैल्यू कितनी? 1/4। तो आंसर कितना आएगा? E इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, जो किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के ही बराबर है। किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के बराबर है। क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है ना? मींस ये टर्म भी आपके पास कांस्टेंट है, इट विल बी कांस्टेंट। दोबारा समझेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, एम्पलीट्यूड फिक्स होता है हमेशा। एसएचएम के केस में आयाम हमेशा फिक्स होता है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, ओमेगा नॉट भी फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। और आंसर याद करेंगे 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का आंसर 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट। टोटल एनर्जी और टोटल एवरेज एनर्जी का आंसर 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ तक ठीक है? अपना टॉपिक ये है नहीं एक्चुअली, फिर भी हम इसको लिखेंगे। अपना टॉपिक क्या है? डैम्पिंग। ध्यान से समझेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया? 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का आंसर भी तो यही है, ठीक है, दोनों का आंसर ये। देखिए, एक बड़ी सी मैथमेटिक्स को हम सोल्व नहीं करना चाहते, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही नहीं पूछते हैं। डैम्पिंग के केस में टोटल एवरेज एनर्जी पूछते हैं। तो ध्यान देंगे, आपने अभी डैम्पिंग केस पढ़ा, तो डैम्पिंग केस में बताएंगे आयाम विस्थापन कितना आया था? x बराबर a0 e रेज टू पावर -rt साइन ओमेगा t प्लस 5, ये तो आया था। जब मैं बात करूं डैम्पिंग की, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए केवल लो डैम्पिंग केस है, बाकी तो फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि दोनों ही केस में डेड बिट मोशन होती है। अच्छा, ध्यान देंगे, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं डिफरेंशिएशन करके, यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो टाइम के दो फंक्शन होंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv² से, समझ पा रहे हैं, और उसके बाद इसका एवरेज लेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और मैथमेटिक्स थोड़ी सीखनी है हमें, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं एसएचएम के साथ, तो ये समथिंग लाइक एसएचएम की इक्वेशन है, और समथिंग लाइक एसएचएम की इक्वेशन है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा?
ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। तो जहां एम्पलीट्यूड आपने एस एच एम में ए लिखा था वहां क्या लिख दो, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी किसके लिए, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए। मींस डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। आपके दिमाग में एक बात जरूर स्ट्राइक करेगी कि सर यहाँ ओमेगा की ओमेगा नॉट, एक्चुअली जब हम सारी मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं तो यहाँ आंसर आपको मिलेगा ओमेगा नॉट। ये ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। जब हम सारी मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं तो आंसर यहाँ क्या आता है, ओमेगा नॉट। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर भी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। ठीक है। अच्छा टोटल एनर्जी बताओ क्या आएगी, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आर टी। सही है, समझ पा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है। किस केस में, फ्री ऑसिलेशन के केस में। लेकिन क्या डैम्पिंग के केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, क्या टोटल एवरेज एनर्जी कांस्टेंट है, नहीं। मींस ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। बताएंगे डैम्पिंग के केस में एम्पलीट्यूड कितना आया था, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी, वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल। वेलोसिटी कितनी आई थी, वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी, वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज भी कैसा आएगा, वेरिएबल। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भी कैसा आएगा, वेरिएबल। टोटल एनर्जी का एवरेज भी कैसा आएगा, वेरिएबल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खास आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट इज नेट एनर्जी, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर एनर्जी मैक्सिमम, दोबारा टाइम t इक्वल्स टू 0 पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एनर्जी का मान कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। तो क्या हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज टोटल एनर्जी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज टोटल एनर्जी। एवरेज टोटल एनर्जी और उसी की मैक्सिमम वैल्यू है। हमें इसको ऐसे याद नहीं करना, हमें ऐसे याद करना है, E बराबर ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। सारी कहानी को भूल जाना, अभी तक जितना जो कुछ पढ़ाया है, और सीधा ये याद रखना, ए बराबर ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी, वी बराबर वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी, एनर्जी ई बराबर ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज दिस, तो आपकी समझ में आना चाहिए ये है क्या, एवरेज टोटल एनर्जी। समझ पा रहे हैं, ये है क्या, एवरेज टोटल एनर्जी। अभी तक पिछले 10 मिनट में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था उसमें केवल एक एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, ई बराबर ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल, टोटल एनर्जी भी वेरिएबल, लेकिन फ्री ऑसिलेशन के केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट और टोटल एवरेज एनर्जी कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फ्री ऑसिलेशन 11th क्लास में सबने पढ़ा होगा, एसएचएम है ये, एसएचएम एसएचएम। सारे आंसर 1 बाय 1 याद होने चाहिए।
अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हम एग्जाम में सोल्व करके लिखेंगे तो बहुत गलत सोचते हैं। एग्जाम में बैठने से पहले सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 10-11 महीने बाद एग्जाम है, इसके जस्ट, हाँ वो 9-10-11, इसके जस्ट बाद एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने होगी दोबारा से, ये बात निश्चित है। तो बल्क में आपके सामने 3 वैकेंसीज हैं, एक तो अभी जस्ट गई है, दूसरी ये चल रही है, और तीसरी वैकेंसी आपके सामने होगी। तो 3 वैकेंसीज और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए। ये फ्री ऑसिलेशन का केस है, हम फ्री ऑसिलेशन के केस को डैम्प्ड के साथ कंपेयर करेंगे और एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन इनका एवरेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब आप एसएचएम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अनडैम्प्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप फ्री ऑसिलेटर को पढ़ रहे हैं। अच्छे से याद करना कि यहाँ 1/4 आता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 आता है और एवरेज टोटल एनर्जी में 1/2 आता है। ओवरऑल 5-7 कंडीशंस। ऐसे लग रहा है कि वेव्स ऑसिलेशन में पढ़ा था बचपन में कभी? ये पढ़ा हुआ लग रहा है, ऐसे कुछ पढ़ा था? सर पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था ये पता नहीं है। स्पेशली ये याद करेंगे, ये भी याद करेंगे और ये याद करेंगे। यहीं से हम डैम्प्ड केस डिफाइन कर देंगे। जब आप उसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो लंबी सी इक्वेशंस आपको देखने को मिलती हैं जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता है, तो हम यहीं से डैम्प्ड के केस डिफाइन कर देंगे। मीन्स इतना ध्यान रखना है कि ये डैम्प्ड केस बन जाएगा अगर ए की जगह क्या रख दें, A0 e⁻⁻ लिखना कुछ नहीं है। ये भी डैम्प्ड केस बन जाएगा अगर हम ये वैल्यू रख देंगे, और ये भी डैम्प्ड केस बन जाएगा। आपके दिमाग में ऐसा चल सकता है
कि सर ये तो आपने एवरेज एनर्जी निकाल दी, तो क्या हम डैम्पिंग केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर भी बता देते हैं कैसे निकालेंगे। लिखेंगे नहीं उसको, कभी कोई क्वेश्चन वहां से बनेगा नहीं। बताएंगे डैम्प्ड केस में विस्थापन कितना होता है? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? dx बाई डी टी। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, टाइम के दो फंक्शन है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस आर ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है यहां तक। प्लस सेकंड फंक्शन देखो, प्लस ई रेज टू पावर माइनस आर टी, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू उठा के यहां पर रखो तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो दो टर्म की जगह चार टर्म बन जाएंगे। अब तीन या चार वोटेवर टर्म बन जाएंगे, और ये एक्सप्रेशन कभी एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम उसका एवरेज लेते हैं, और जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आपके पास निकल के आएगा। तो आंसर तो याद हो गया सबको। मींस जो फ्री ऑसिलेशन का केस है उसमें एम्पलीट्यूड की जगह हम ये रख देंगे, और यहां पर भी एम्पलीट्यूड की जगह ये वैल्यू रखेंगे, और वहां पर भी एम्पलीट्यूड की जगह ये वैल्यू रखेंगे। पॉइंट टू भी रिमेंबर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी, और एवरेज टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। ना तो एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, ना पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं टोटल एनर्जी। तो टाइटल डालेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ ई के इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां ए का मान कितना? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। तो रख दो और आंसर निकाल दो, क्या आएगा? ई के इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। चेक कर लेंगे अपना अपना आंसर। व्हाट इट मीन्स? एवरेज काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेम फॉर्मूला आया था। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां पर अगेन ए का मान कितना है? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी। व्हाट इट मीन्स? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, देख लो चाहे, लेकिन दोनों ही वेरिएबल हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही वेरिएबल है। हमें स्पेशली कैलकुलेट करना होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर की टोटल एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी का टोटल, एवरेज ऑफ ई इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ई के प्लस एवरेज ऑफ यू। दोनों वैल्यू रखो और सोल्व करके आंसर बता दो क्या आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है आपके पास
पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज है आपके पास, दोनों वैल्यूज को रखो और आंसर निकाल दो, बिना देखे याद हो जाना चाहिए। चलिए वैल्यू रखेंगे। सो एवरेज ऑफ ई इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर -2 RT प्लस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। सो आंसर क्या आएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर -2 RT। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। सो एवरेज ऑफ ई इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ई की मैक्सिमम वैल्यू इनटू ई रेज टू पावर -2 RT। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? टाइम t बराबर 0 रख दो तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी को आप ऐसे याद करेंगे, E इक्वल्स टू ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट ई रेज टू पावर -2 RT। कोई बताएगा E लिखने का मतलब क्या है? E का मतलब क्या? टोटल एनर्जी का एवरेज है। ई नॉट का मतलब उसी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। E टोटल एनर्जी नहीं है, एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी है। तो E का मतलब क्या है? एवरेज टोटल एनर्जी, और E नॉट का मतलब है मैक्सिमम एवरेज टोटल एनर्जी, मैक्सिमम एवरेज टोटल एनर्जी। ऐसे लग रहा है ना सर क्या बड़े बड़े एक्सप्रेशन लाए हो, ठीक है ना? बिल्कुल भी दिमाग से ये सारी बातें हटा दो कि आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गॉस लॉ पढ़ा है ना? गॉस लॉ आपको चार्ज की वैल्यू देगा 2 कूलाम या 2 माइक्रो कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, ठीक है? फिर आप बच्चों की जैसे इसको सोल्व करके फ्लक्स का आंसर निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में नहीं आ सकता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जिस दिन एग्जाम हो उससे जस्ट पहले, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाना चाहिए। और वो कब याद होगा? 5 बार 4 बार रिवाइज करने से नहीं, कम से कम 20-25 बार आपको रिवाइज करना होता है, तब जाके सारा कॉन्सेप्ट याद होगा। तो जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बार फिजिक्स को बेटर कर पाएंगे। ऐसे नहीं है सर हमने 2 बार पढ़ लिया और एग्जाम दे के आ गए, कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ। कम से कम 20-25 बार आप रिवाइज करेंगे तब जाके पढ़ेंगे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, सर कौन सा कंटेंट पढ़ेंगे? केवल यही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सर हमने वहाँ से वो भी नोट्स मंगवा लिए, वहीं से भी मंगवा लिए, वहीं से भी मंगवा लिए, और सबको पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही कंटेंट पर हमेशा फोकस करना है तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। बाकी आप सभी समझदार हैं, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री आपके पास है। E बराबर ई नॉट ई रेज टू पावर -2 RT, बोर्ड पे फोकस करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे सामने हैं, लिखना नहीं है। फर्स्ट कंडीशन बताएंगे, एम्पलीट्यूड कितना आया था? एम्पलीट्यूड ए बराबर ए नॉट ई रेज टू पावर -RT, सही है। इसका रिलैक्सेशन टाइम बताइए, रिलैक्सेशन टाइम कितना था? तो ए इक्वल्स टू 1/r, ठीक है, डायरेक्ट पता लग रहा है। पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी का आंसर बताइए कितना? v इक्वल्स टू v नॉट ई रेज टू पावर -2 RT। बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम, तो इक्वल्स टू 1/2r।
आप चाहें तो इसको टो वी लिख सकते हैं, टो वी। पॉइंट नंबर थर्ड, एनर्जी का एक्सप्रेशन, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मैं इसको एनर्जी लिख रहा हूं बट एक्चुअली एवरेज एनर्जी है, समझ पा रहे हैं ना। एनर्जी लिखा है, एग्जामिनर भी लिख के देंगे एनर्जी, तो आपको ऑलरेडी ब्रेन में ये बात सेट करनी है कि एवरेज एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी का एक्सप्रेशन ई बराबर ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टू आर टी, बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम टो इक्वल्स टू 1/2r, सही है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एनर्जी, सही है। वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एनर्जी। लेकिन एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम इसका भी डबल होता है, और एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम एनर्जी फैक्टर का भी डबल होता है। व्हाट इट मींस, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एनर्जी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। आगे जाके हम जहां भी टो लिखते हैं, जहां भी हम डिफाइन करेंगे रिलैक्सेशन टाइम टो, तो उस रिलैक्सेशन टाइम टो का मतलब है 1/2r। चाहे आप उसको वेलोसिटी का कंसीडर कर लो, चाहे आप उसको एनर्जी का कंसीडर कर लो, जहां भी एग्जामिनर ने लिखा रिलैक्सेशन टाइम मींस 1/2r। एग्जामिनर इंटेंशनली पूछेंगे फाइंड आउट रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम का विश्रांति काल बताइए, तो फिर आपको कैलकुलेट करना है 1/r। कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। 3 टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद दोबारा से आपके लिए न्यूमेरिकल। तीन कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जामिनर। रीट वीट की तैयारी तो नहीं कर रहे ना? रीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, नहीं करनी है ना। अगर ग्रेड 1 में एडमिशन लिया है या सिलेक्शन लेना है तो फिर रीट की तैयारी नहीं करनी है। हमेशा ऐसा होता रहेगा कि बीच में एग्जाम आएंगी, तो अब चलते चलते क्या सोचते हो, रीट की एग्जाम भी दिए, ग्रेड 2 की भी दिया हो, तो देने से वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता कभी भी। अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड 1 की तैयारी पर ही फोकस करना होता है, भले 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन उसी पर फोकस करना होता है। सर हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी सिलेक्शन लेके जाते हैं बच्चे, लेकिन उसके लिए हाई प्रोफाइल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। मिलवाएंगे सिलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने दो उसके बाद मिलवाएंगे। एक बच्चा था, शायद सभी जानते हैं, सुनील, जिसकी मैं बात करता हूँ। सर मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कभी किताब उठा के भी नहीं देखी है, और उसके बावजूद इतनी मेहनत की कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भी सिलेक्शन लेके जाएंगे। चलिए, नाउ कम्स टू द पॉइंट। ओवरऑल 3 कॉन्सेप्ट आपके पास, तीनों पर ही क्वेश्चन सेम बनते हैं, ठीक है ना। तीनों पर ही सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए ओमेगा इक्वल्स टू √3/2 ओमेगा नॉट हो तो आर का मान बताइए। क्या सबको पता है आर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 निकाल दो। ओमेगा का मान दे रखा है √3/2 ऑफ ओमेगा नॉट, तो आर का मान बताइए।
ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा का मान क्या रखोगे? डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए ओमेगा कितना होता है? रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रखो और आर का मान निकाल दो। समटाइम्स ओमेगा नॉट का मान पूछ लेते हैं एग्जामिनर। सो गिवन अप्रोच है आपके सामने, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2 ओमेगा नॉट। व्हाट इज ओमेगा? ओवर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओवर रूट ऑफ 3/2 ओमेगा नॉट। स्क्वायर कर दो इसका, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से आंसर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर। रीअरेंज करो तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चेक करेंगे कैलकुलेशन सही है। मीन्स व्हाट ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो व्हाट इट मीन्स आर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2। चेक कर लो अपना अपना आंसर। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू पूछे तो 2r। आरयू एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अब जो हम लिखेंगे वो आरयू एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन होगा। डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर की क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन के लिए सही संबंध है। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन? ऑप्शन नंबर 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2 रूट के बाई एम। ऑप्शन नंबर 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 रूट के एम। ऑप्शन नंबर 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 रूट एम बाई के। ऑप्शन नंबर 4 लैम्डा इक्वल्स टू 8 रूट के इंटू एम। इस लाइन का मतलब बता दो आप, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्वेश्चन कर लेंगे। आर नियर इक्वल्स टू ओमेगा नोट है ना। आर की वैल्यू रख दो लैम्डा के फॉर्मेट में। पढ़ाया था एक टर्म 2r बराबर लैम्डा बाई एम बराबर 1/2। तो आर की वैल्यू लैम्डा वाले के फॉर्मेट में रखो और ओमेगा नोट का आंसर कितना होता है? रूट के बाई एम। ओमेगा नोट का आंसर रूट के बाई एम, और सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। बबीता 3 नंबर, सेकंड सीता 1 2 3 4, सुशीला, संगीता, अगर क्लास का कोई मैसेज नहीं आता है इसका मतलब क्लास होगी, ठीक है ना। क्लास का मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है इसका मतलब क्लास होगी। अगर क्लास नहीं होगी तो फिर मैसेज ग्रुप में आ जाएगा, और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे या मुझसे मैसेज कर देंगे। जिसने एडमिशन ले लिया है इस नंबर पर मैसेज कर देंगे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े हों। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। क्लास कभी भी ऑफ हो सकती है और क्लास कभी भी हो सकती है, तो कोई भी डाउटफुल स्थिति होगी तो यहीं आपको मैसेज मिलेगा। चलिए ऑप्शन 1 2 3 4 बताइए। क्रिटिकल केस, क्रिटिकल डैम्पिंग केस, यही है ना। क्रिटिकल डैम्पिंग केस, क्या क्रिटिकल डैम्पिंग केस में आर नियर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग से ही ये पढ़ा है 2r इक्वल्स टू लैम्डा बाई एम इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ टो का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना भाई, टो के फॉर्मेट में तो आंसर है ही नहीं।
मीन्स लैम्डा के फॉर्मेट में आंसर है और के फॉर्मेट में आंसर है, ये ठीक है। मीन्स यहां से हमने आर का मान निकाल लिया तो आर कितना होगा लैम्डा बाई 2m, एक तो ये बात। और स्टार्टिंग से मैंने आपको पढ़ाया है ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या होता है के बाई एम। तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी रूट के बाई एम रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी लैम्डा बाई 2m और ओमेगा नोट का आंसर कितना रूट के बाई एम। चलिए चेक करते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2m रूट के बाई एम, ठीक है। इस m को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा, एक m से m कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2 रूट m इंटू के या k इंटू m। ऑप्शन नंबर सेकंड आरयू एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। इतना पढ़ाने के बाद सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रेड 2 का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें एसएचएम तो सिलेबस में ही नहीं है। जो पढ़ते हैं ना 11th स्टैंडर्ड में एसएचएम, वहाँ एसएचएम तो सिलेबस में नहीं है, वहाँ सिलेबस में है डैम्ड ऑसिलेटर। और ग्रेड 2 का क्वेश्चन अब आपके सामने होगा, आई थिंक आप सभी सोल्व कर पाएंगे। मैं 3 क्वेश्चन लिखूंगा, आप तीनों क्वेश्चन स्पीड से सोल्व करके दिखा देना। और ये बात वो 3 क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि एग्जाम में 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डैम्ड ऑसिलेटर पर, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड 2 में ये जो क्वेश्चन आया था मैं अभी आधा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, आधा क्वेश्चन हम बाद में लिखेंगे। क्वालिटी फैक्टर वहां पूछा गया था, लेकिन जब कभी भी एग्जाम में क्वालिटी फैक्टर पूछते हैं, एक टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक, जब कभी भी एग्जाम में विशेषता गुणांक पूछा जाता है तो उस विशेषता गुणांक को 3 पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं एग्जामिनर। या तो एम्पलीट्यूड के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं और पूछ लेंगे विशेषता गुणांक बताइए, या वेलोसिटी के साथ क्वेश्चन बना के पूछेंगे विशेषता गुणांक बताइए, या फिर एनर्जी के साथ क्वेश्चन बना के पूछेंगे विशेषता गुणांक बताइए। तो तीनों के साथ पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे, वह समय बताइए, वह समय बताइए जिसके पश्चात डैम्ड ऑसिलेटर का आयाम अपने इनिशियल आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e स्क्वायर रह जाता है। ऑप्शन नंबर 1 1/r, 2/r, 4/r, r/2। कोई बताएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है? वो टाइम बताना है जिस पर एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e स्क्वायर हो जाता है। मीन्स ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ए बराबर a0 अपॉन ई स्क्वायर। अब सोल्व कर दो, इतना मैंने बता दिया। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाना है और टाइम की वैल्यू निकालनी है। ए बराबर a0 e⁻⁻ RT। दो नंबर, चलिए हम सभी जानते हैं एम्पलीट्यूड कितना होता है a0 e⁻⁻RT। गिवन इंफॉर्मेशन a0 अपॉन ई स्क्वायर इक्वल्स टू a0 e⁻⁻RT। a0 से a0 कट गया तो e⁻RT बराबर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर। अब लॉग लेंगे या डायरेक्ट कंपेयर कर दो, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है। व्हाट इट मीन्स बाय कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा RT बराबर 2। तो टाइम t बराबर कितना आएगा 2/r। ध्यान देंगे सेम क्वेश्चन वेलोसिटी के साथ बन सकता है कि वो टाइम बताइए जिसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेटर की वेलोसिटी अपने इनिशियल वेलोसिटी की 1/e स्क्वायर रह जाती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, v बराबर v0/e स्क्वायर।
ये गिवन है। और v की वैल्यू क्या रखेंगे, v नॉट ई रेज टू पावर -2RT। सेम क्वेश्चन एनर्जी के साथ बन सकता है, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर के साथ लेंगे। एग्जामिनर कहेगा A इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई स्क्वायर, तो E का मान कितना रखेंगे, ई नॉट ई रेज टू पावर -2RT बराबर में कितना, ई नॉट अपॉन ई स्क्वायर। और इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ओवरऑल कितनी कंडीशन है, 3। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को आने चाहिए। एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन बन सकता है, वेलोसिटी का बन सकता है और एनर्जी का क्वेश्चन बन सकता है। जब आपको ये तीनों क्वेश्चन आएंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, और इससे पहले हम बात करेंगे पावर लॉस। अच्छा, पहले एक आरपीएस पीवाईक्यू है, वैसे हम नोट्स में नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। आरपीएस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको सीट में मिल जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेटर का क्वेश्चन, और लिख के दिया था ये कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, टी ग्रेटर देन टी नॉट, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, टी ग्रेटर देन टी नॉट, ओमेगा नॉट ग्रेटर देन ओमेगा, टी लेस देन टी नॉट, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। कौन सा सही है, 1 2 3 4। सेकंड लोग क्या जाए, टाइम पीरियड का मान ज्यादा होगा और फ्रिक्वेंसी का मान कम रहेगा, यही तो पढ़ाया ना। टी का मान ग्रेटर देन होता है टी नोट से, लेकिन ओमेगा का मान कम होता है ओमेगा नोट से। ये आरपीएस से पीवाईक्यू है, ग्रेड 1 का ही क्वेश्चन है। अब इससे सस्ते क्वेश्चन तो क्या पूछेगी आप बताओ। क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, लेकिन आपको बार बार रिवाइज करके एग्जाम देनी होती है। एक छोटा सा टॉपिक, पावर लॉस। पावर लॉस लिखना नहीं है, शक्ति हानि, शक्ति हानि, पावर लॉस लिखना कुछ नहीं है। अच्छा, पहले याद करेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए, पावर नहीं है, टॉपिक को समझो। पावर लॉस, पावर नहीं है टॉपिक, पावर लॉस, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, पावर का लॉस हो रहा है। पावर का लॉस तो तब ज्यादा होता है जब डैम्पिंग ज्यादा होगी। डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी, ऑसिलेटर की एनर्जी उतनी ही ज्यादा लॉस्ट करेगी। मींस पावर लॉस किस पर डिपेंड करता है, डैम्पिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। डैम्पिंग का मान जितना ज्यादा होगा, पावर लॉस उतनी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है, समझते हैं इस बात को। सोचो कि डैम्पिंग है ही नहीं, अगर डैम्पिंग नहीं है तो आर का मान कितना, 0। अगर डैम्पिंग है ही नहीं तो बताइए फिर पावर लॉस कितनी, 0। मींस डैम्पिंग है ही नहीं, सही बात है। देखो ध्यान से, ये डैम्प्ड मोशन है, ये तो डैम्प्ड मोशन है। एम्पलीट्यूड कम किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से एम्पलीट्यूड कम हुआ। मींस डैम्पिंग कौन क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन डैम्पिंग बना रहा है। लेकिन हमने कहा कि डैम्पिंग है ही नहीं। अगर डैम्पिंग है नहीं तो ये ऑसिलेटर परमानेंट इस तरह से ऑसिलेट करेगा, क्या कोई पावर लॉस हो रही है, क्या कोई पावर लॉस है, कोई भी पावर लॉस नहीं है। तो डैम्पिंग का मान जितना कम होता है, पावर लॉस उतनी ही कम होती है। डैम्पिंग का मान जितना ज्यादा होगा, पावर लॉस उतनी ही ज्यादा। जैसे हम मरकरी में एक्सपेरिमेंट करें तो मरकरी में पावर लॉस सबसे ज्यादा होगा। मींस अगर आर का मान इंफिनिटी है तो पावर लॉस मैक्सिमम। दोबारा सुनना, पावर नहीं है टॉपिक, पावर लॉस है। सो इस कंडीशन में पावर लॉस का मान मैक्सिमम है। अगर डैम्पिंग नहीं है तो पावर लॉस नहीं हो रहा है, और हम कभी भी फिजिक्स में ये नहीं चाहते कि कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप पावर लॉस करे, हम नहीं चाहते। अगर पावर लॉस हो भी रही है तो फिर आपको बाहर से पावर सप्लाई करनी पड़ती है, और जैसे आप बाहर से पावर सप्लाई करेंगे तो इसको फोर्स ऑसिलेटर कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाहर से पावर दे रहे हैं, तो हम कभी भी फिजिक्स में ये नहीं चाहते कि पावर लॉस हो। तो यहाँ पर पावर लॉस कितनी है, 0 है। पावर लॉस 0 होने का मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बेस्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जितना ज्यादा डैम्पिंग होगा, पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पावर लॉस होगा मींस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस उतनी ही बैड होगी। मींस एक्सपेरिमेंट का क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा। समझ पा रहे हैं? दोबारा, डैम्पिंग जितनी ज्यादा, पावर लॉस उतना ज्यादा।
डैम्पिंग जितनी ज़्यादा क्वालिटी उतनी कम। समझ पा रहे हैं? दोबारा, डैम्पिंग जितनी ज़्यादा पावर लॉस उतना ज़्यादा, डैम्पिंग जितनी ज़्यादा क्वालिटी उतनी कम। सर इसका मतलब क्वालिटी तो डैम्पिंग के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और यही क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछा है कि डैम्पिंग का मान बढ़ाने पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी पावर लॉस उतना ज़्यादा होगा। दोबारा, डैम्पिंग जितनी ज़्यादा पावर लॉस उतना ज़्यादा, और पावर लॉस जितना ज़्यादा इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की क्वालिटी देखते हैं तो क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। अगर डैम्पिंग है ही नहीं तो बताइए क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा? इन्फिनिटी, बहुत बड़ा क्वालिटी फैक्टर, इसका मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर डैम्पिंग का मान बहुत ज़्यादा है तो बताइए क्वालिटी फैक्टर कितना? 0। और क्वालिटी फैक्टर तो एक्सपेरिमेंट के क्वालिटी को बताता है। अगर क्वालिटी फैक्टर का मान ही 0 है इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की क्वालिटी बैड है, आपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। तो क्वालिटी फैक्टर का जजमेंट हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डैम्पिंग। एक और फैक्टर होता है एनर्जी स्टोर और एनर्जी रिलीज, जिसकी बात करेंगे कल। तो कल आप यहाँ तक बढ़ के आएंगे। उसके बाद डैम्पिंग की आपको एक सीट भी दी जाएगी, उस सीट को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आरपीएससी के PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और टॉपिक को कम से कम 3-4 बार तो अभी पढ़ लें। बाकी पढ़ने के लिए है क्या? कुछ भी तो नहीं था। ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस आर टी, बी बराबर बी नोट ई की पावर माइनस 2 आर टी, ई बराबर ई नोट ई की पावर माइनस 2 आर टी। इस बात के लिए 100% इंश्योर कर लो कि जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो वो जरूर कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है ना? वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही चली जाएगी, कम तो हो नहीं सकती है। और गेजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं वैसे भी, राजपत्रित अधिकारी, तो कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। मिलते हैं कल, और टेस्ट भी जल्दी होगा। ठीक है ना? सारी तैयारी पहले से रखें। टेस्ट होने का मतलब आपको 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस डेट को टेस्ट होगा। तो मुझे पता है टेस्ट वाले दिन आप आओगे ही नहीं, मुझे पता है टेस्ट देने ही नहीं आओगे, क्योंकि 2-3 तो बीमार हो जाएंगे, 2-3 गाँव चले जाएंगे, और 2 बच्चे टेस्ट दे देंगे। ठीक है ना? तो टेस्ट देना कंपलसरी है, ये बात हमेशा के लिए आप लॉक करके रखें। जितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं उतने ही ज़्यादा अप्रोच बढ़ती चली जाएगी। तो मिलते हैं कल।